नमस्कार। खबर फास्ट पर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले 3 कृषि कानूनों को वापसी के ऐलान ने उत्तर प्रदेश में चुनावी जोर आजमाइश और समीकरणों को थोड़ा और दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी के लिए पीएम से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश में ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी छोटे दलों से गठबंधन के समीकरणों को साधने में लगी है। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब चाचा भतीजे यानी कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की सियासी टोपी फिर से एक हो सकती है। वहीं ओवैसी और आम आदमी पार्टी की एंट्री ने सूबे में इक्वेशन थोड़ी बदली जरूर है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत भी आज लखनऊ में महापंचायत के लिए पहुंचे। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान से बीजेपी को राहत की उम्मीद जरूर थी, लेकिन किसान नेताओं के रुख ने बीजेपी के लिए फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं और उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान और तेज हो रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर संजीव कपासिया, और साथ ही आपको बता दें कि आलोक वर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और अभिमन्यु त्यागी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, ओवर टू यू। ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनावों की दुदुम्बी बज चुकी है, तो वहीं राजनीतिक दलों ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी के आलोक वर्मा से ही। आलोक जी, प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन राजधानी में रुकते हैं, इसके सियासी मायने बड़े हैं। भले ही वो डीजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आए थे, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अमित शाह थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के भाजपा के संगठन से लगातार उन्होंने चर्चा की। क्या सियासी मायने निकाले जाए इसके, आलोक जी? सियासी मायने आप निकालिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को यहाँ होना चाहिए था। एक बड़ा सम्मेलन था, एक बड़ी गोष्ठी थी, बड़े अधिकारी यहाँ पर जुटे थे। प्रधानमंत्री जी भी इसको समझना चाहते थे और उन्होंने भी कई बातें यहाँ पर कही कि किस तरीके से पुलिसिंग होनी चाहिए, किस तरीके से जो दूसरे राज्यों में पुलिसिंग की बेहतर व्यवस्था है, कुछ नया किया जा रहा है, उसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी इस तरह की चिंता करते हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ उनकी जरूरत होती है वहाँ वो वक्त देते हैं, वहाँ वो रहते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, राजधानी में एक बड़ा इस तरीके का आयोजन था, तो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण था कि प्रधानमंत्री जी वहाँ पर मौजूद थे। आप सियासी मायने कुछ निकालना चाहते हैं उसके, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, स्वतंत्र हैं, पत्रकार हैं, आपके अपने तरीके हो सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देश को नई राह पर ले जाने के लिए संकल्प है और लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है कि देश की तस्वीर बदले, देश दुनिया में भारत का अपना एक अलग मुकाम बने, एक अलग तस्वीर बने। और उसी काम में 2014 से प्रधानमंत्री जी लगातार उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान की सियासत को बदलने में लगे हैं, चीजों को बदलने में लगे हैं, हालात को बदलने में लगे हैं, नई चीजें लाने में लगे हैं जो पहले नहीं हुआ करता था। पहले एक परंपरागत सियासत चलती थी, राजनीति चलती थी, जो लोग सत्ता पे में आते थे, गद्दी पर बैठते थे, पुरातन तरीके से चीजों को आगे बढ़ाते थे। प्रधानमंत्री जी नए विजन के व्यक्ति हैं, नए विजन के नेता हैं और कई नई चीजें करने से भी गुरेज नहीं करते। आपने किसान आंदोलन का भी जिक्र किया, निश्चित रूप से किसानों के लिए 3 कानून लाए गए आलोक जी, अगला सवाल यही है। आप समझिए, प्रधानमंत्री मोदी जब किसी सूबे में आते हैं तो अपने आप सियासी महत्व बढ़ जाता है, और जब कृषि बिल 2020 की वापसी के अनाउंसमेंट करते हैं, वहीं राजधानी लखनऊ में आज राकेश टिकैत अजय मिश्रा टैनी की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, और लखीमपुर खीरी के तमाम जो पीड़ित परिवार थे वो भी धरना स्थल पर मौजूद हैं। तो जो ये अनाउंसमेंट की थी, जो सियासी माइलेज मिलने की संभावना थी, हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत अंतर आएगा भी, लेकिन जिस तरीके का रुख है किसान नेताओं का, उससे कहीं ना कहीं परेशानी है भाजपा को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी नहीं है। राकेश टिकैत के आंदोलन के पीछे बहुत सारे सियासी दल हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है। जो बात वो कह रहे थे, जो मुख्य बात कह रहे थे, जो किसानों की चिंता व्यक्त कर रहे थे, वही प्रधानमंत्री जी की भी चिंता है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा कि एक बड़ा कानून वो लेकर के आए थे, एक आमूलचूल परिवर्तन करने का कानून वो लेकर के आए थे, लेकिन बहुत ठीक नहीं रहा कि बहुत सारे लोगों को वो चीजों को समझा नहीं सके। कुछ लोग ऐसे थे जो उन बातों को नहीं समझ सके, उनकी आशंका थी, तो प्रधानमंत्री जी ने पीछे कदम बढ़ा लिया। इसमें किसी को राजनीति टटोलनी है, खंगालनी है, 5 राज्यों में चुनाव है, बहुत सारे लोग पर्दे के पीछे अपनी सियासत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनका हक बनता है, अगर विपक्ष में है, अगर पर्दे के पीछे से इसी तरीके की सियासत करना चाहते हैं, भारत को अगर वो पीछे ले जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को पीछे की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो उनकी मर्जी है। हम अपनी राह पर चले हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से, सबका
जो हम काम करते हैं, सबकी कोशिश होती है सबको शामिल ठीक है। करें, सबको ठीक साथ है लेकर आलोक के जी। चलें, आगे बढ़ें और देश को परिवर्तन की राह में बढ़ना चाहिए। और किसी भी नेता हम के लिए, किसी भी विजनरी नेता के लिए जरूरी होता है कि वो नई चीजें लेके आए, नई चीजों के साथ आगे बढ़े। ठीक है आलोक जी, हमारे साथ मनोज यादव जुड़ गए हैं। मनोज जी, बाकी सवाल बाद में होंगे। सबसे पहले तो ये बताइए देश की जनता को, क्या चाचा भतीजे एक हो रहे हैं आज? बड़ा दिन है समाजवादी पार्टी के लिए, जन्मदिन है देखिए, नेताजी समाजवादी का। पार्टी के लिए हर दिन बड़ा है। वो आदरणीय नेताजी का जन्मदिन हो, समाजवादी हम्म। पार्टी की स्थापना का दिवस हो, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिन हो, हर दिन समाजवादी पार्टी उसको बड़ा ही मान के चलती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये जरूर आई, जो हमारे बीजेपी के, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, जो बीजेपी के साथी ने कही कि किसान बिल वापस करके विपक्ष ने देश को पीछे करा दिया। विपक्ष तो इसमें आया भी नहीं मंच पे किसानों की, ना किसानों के मंच पे कोई विपक्ष का नेता गया, ना किसानों ने विपक्ष के किसी नेता को बुलाया। तो विपक्ष ने कैसे पीछे करा दिया, ये बात अब जरूर बीजेपी को जवाब देनी पड़ेगी। लेकिन मैं तो उस मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहा हूँ जिसके पास 56 इंच का सीना है और देश को आगे ले जाने वाली पॉलिसी थी, उसको वो क्यों रिवर्ट कर गए? क्या जरूरत थी भाई? आप तो राष्ट्रवाद की राजनीति करते हो, आप तो तमाम सारे मुद्दों की राजनीति करते हो, आपको चुनाव में जाने से पहले डर क्यों लग गया? अगर आप डर गए तब आपने कानून वापस ले लिया, या किसानों के हित में ले लिया, या विपक्ष के डर से ले लिया? कोई एक तो कारण रहा होगा, उस कारण लेकिन को मनोज जरूर जी, स्पष्ट करिए लेकिन जनता मनोज के जी सामने। इससे मनोज जी, इससे तो लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। प्रधानमंत्री ने बड़े खुले दिल से कहा कि कुछ किसान इसका विरोध कर रहे थे और लोकतंत्र जिंदा रहे, लोगों की भावनाएं जिंदा रहें, इसलिए वापस कर रहे हैं। इससे तो लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी मनोज जी। नहीं, देखिए, अगर देश को, लोकतंत्र को मजबूती मिल रही थी तो निश्चित तौर पे वो सारे मुद्दे बीजेपी को सोचने चाहिए जिन्होंने गैर संवैधानिक तरीके से जिन मुद्दों को लागू कर दिया। राज्यसभा में संख्या नहीं थी, पास हो गए, ये बात कौन नहीं जानता है? तो क्या वहां पे लोकतंत्र की हत्या करके उस कानून को उन अध्यादेशों को पारित करा दिया बीजेपी की सरकार ने? इस बात पे भी तो चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा नहीं होती है। तमाम लोगों ने विरोध किया, तमाम सारी व्यापारियों ने, आप याद करिए सूरत का वो एक दृश्य, जब जीएसटी के विरोध में पूरे सूरत में एक तरफ से व्यापारी सड़कों पे आ गए थे, क्या हुआ? क्या ये आपको पता नहीं है? लोगों को पता नहीं है किस तरीके से इस सरकार ने लोगों की बातें नहीं सुनी? तो वो सारी चीजें जो हैं वो इस सरकार को लिए माने नहीं रखती है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से पराभव बढ़ता हुआ जा रहा है, राज चंद्र जी के पीछे उत्तर प्रदेश का युवा और वोटर, किसान, मजदूर, नौजवान पीछे है, तब से मोदी जी, योगी जी, नड्डा जी और पता नहीं कौन वाले सारे जी हैं, सबको घबराहट आ गई है। वो घबराहट के कारण अब समझ में नहीं आ रहा क्या करे। अरे भाई, आपको क्या दिक्कत है? वो अपनी पार्टी का प्रचार करने आते हैं, नड्डा जी हो, मोदी जी हो, शाह जी हो, अपनी पार्टी का प्रचार करने आते हैं, आपकी पार्टी को, आपको क्या दिक्कत है भाई? अरे ये सभी लोग एक पद पर, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग हैं, ये काम कब करेंगे? अगर चुनाव प्रचार ही करते रहेंगे तो देश का गृह मंत्रालय कौन संभालेगा? देश के प्रधानमंत्री जी घूमा करेंगे, प्रचार करेंगे, तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर के दायित्व उनको कौन पूरा करेगा? ये कहिए कि हम 18 घंटे 24 घंटे सिर्फ चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, जनता का हित करने वाली पार्टी नहीं है। मनोज जी क्या शिवपाल जी लाल टोपी पहनने जा रहे हैं आज? इस बात का तो जवाब दीजिए मनोज जी, पहले सवाल का जवाब दीजिए, क्या शिवपाल जी आज लाल टोपी पहनने जा रहे हैं? देखिए, समय का इंतजार करिए, बीजेपी के सामने जो कुछ भी आएगा, इनकी तरह का हम मास्टर स्ट्रोक नहीं खेलेंगे। हम मास्टर स्ट्रोक नहीं खेलेंगे, हम 6 बॉल पे 6 छक्के मारेंगे और एक गलती से 9 बॉल फेंकेंगे, उससे भी मारेंगे, तो 6 बॉल पे 7 छक्के मारेंगे। थोड़ा सा इंतजार करिए, हम बीजेपी की बैटिंग फील्डिंग पे नहीं पड़ने वाले। समाजवादी पार्टी, मनोज जी मेरा एक सवाल आपसे, मनोज जी मेरा एक सवाल के आपसे, आप कह रहे हैं कि आप 6 मारेंगे, लेकिन किसान आंदोलन की जो बॉल थी वो आपको लग रहा था कि एक अच्छी बॉल है, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कृषि कानूनों के वापसी का ऐलान किया, उसके बाद थोड़ी सी बौखलाहट है, क्योंकि देखिए चुनाव प्रचार भी जोर शोर से कर रही है बीजेपी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, तमाम लोग लगे हुए हैं। अब वो बौखलाहट आ गई है क्या, और इसी बौखलाहट में क्या देरी हो रही है?
क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखिए जो सीटें उन पर बातचीत या सहमति अब तक हो नहीं पाई है। चुनाव की डेट अभी निर्धारित नहीं हुई है जी, और जब तक चुनाव की डेट ना आ जाए तब तक क्या विपक्ष से सवाल पूछना, वो तो सत्ता वाले बताएंगे चुनाव कब है। और हम तो अपना हर कदम बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। हमें किसी चीज की हिचकिचाहट नहीं, कोई घबराहट नहीं, किसी तरीके का कोई डर नहीं। हम तो ये सवाल पूछते हैं इस सरकार से, क्या आपके सारे उद्घाटन हो गए? नहीं कहीं ऐसा तो नहीं सर कि ओवैसी की एंट्री के बाद इक्वेशन थोड़ी बिगड़ी हो, इधर कृषि कानून के वापसी के बाद थोड़ी इक्वेशन बिगड़ी हो, कोई ऐसा तो नहीं है कि देर हो रही है। मुद्दा चला गया कृषि के कानून की वापसी। अरे ये कांग्रेस नहीं लेके आई थी जो मोदी जी इसकी वाहवाही लूट लेंगे। ये खुद दर्द दिया था किसानों को, ये दर्द किसानों को समाजवादियों ने नहीं दिया था, कांग्रेस ने नहीं दिया था, ये दर्द बीजेपी ने स्वयं दिया था। वो गाने की 2 लाइनें, तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा दे रहे हो। अरे भैया, इतना बड़ा कष्ट किसानों को, 750 मौतों का, उन शहादतों का जिम्मेदार कौन होगा? इमरान खान पे जिम्मेदारी ला दे, विपक्ष पे ला दे, अफगानिस्तान तालिबान पे ला दे, किसने होगा 750 शहादतों की जिम्मेदारी? बीजेपी भले कितना भी नैरेटिव बना ले, जनता सब जान चुकी है, समझ चुकी है। आपको भविष्य ये भी बता दे रहा हूँ, बहुत बुरी हार उत्तर प्रदेश में होगी, बहुत बुरी हार होगी। मनोज जी ठीक है, अभिमन्यु त्यागी है हमारे साथ। ठीक है मनोज जी, के लिए मनोज जी ठीक है, बुरी हार से मोदी जी का भी सम्मान नहीं बचने वाला। मनोज जी ठीक है, हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी हैं। अभिमन्यु जी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ताओं का समूह है वो बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है? और सेकेंड पार्ट में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से लड़ती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन प्रियंका गांधी के लाख कोशिशों के बावजूद कहां खड़ी है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में? किन मुद्दों के साथ उतरेगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी जी की क़यादत में बनारस में रैली की, जो संगठन की ताकत दिखाती है। और 5 लाख से प्लस कांग्रेस कार्यकर्ता जुटा। इसके बाद में गोरखपुर में रैली की, वो कांग्रेस संगठन की ताकत दिखाती है। और जहां तक भाजपा की बात है, इनके पन्ना प्रमुखों की बात है, अभी पिछले दिनों कोरोना से पूरा देश और प्रदेश त्रस्त रहा। गंगा जी में लाशें तक देखी गई। इनके पन्ना प्रमुख गायब थे जब 5 रुपए की दवाई का पत्ता 2500 रुपए में ब्लैक हो रहा था, जब ऑक्सीजन सिलेंडर गायब था बाजार से, 1-1 लाख रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा था, काला बाजारी थी, आटा जो था 40 रुपए किलो मिल रहा था, दाल 200 रुपए किलो मिल रही थी। इसी कोरोना लॉकडाउन में 100 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए बिका। तो जो इनका ये पन्ना प्रमुख था, ये सड़क से गायब था जब भूखा मजदूर जा रहा था, ये गायब था। आपके कार्यकर्ता कहाँ है? अपने कार्यकर्ताओं को बताइए अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी अपने कार्यकर्ताओं को बताइए, आपके कार्यकर्ता कहाँ है? मोदी और शाह को हटा दें तो उनके पास कोई नहीं है, कोई संगठन नहीं है। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, खालिस्तान, चीन, देशद्रोह, बस ये इनका मुद्दा है, चुनावी मुद्दा। मुजफ्फरनगर दंगे से इन लोगों ने चुनाव लड़ा है। इनके जो दंगा, आलोक जी आपके पास आएंगे। आलोक जी बात साफ हो नहीं पाती। आलोक जी, इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा बात था। आने दीजिए। इसी तरह से मुजफ्फरनगर दंगे को इन्होंने चेहरा बनाकर उस पर चुनाव लड़ा। मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी इनके सरकार में बत्ती लिए घूम रहे हैं, आज वो माननीय बन के घूम रहे हैं। इन्होंने जनता के मन में नफरत भरी है, वो नफरत किसानों के लिए भी नफरत भरने का काम किया, नैरेटिव बनाने का काम किया। 12 महीने किसानों ने आंदोलन किया दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर। इन्होंने देशद्रोही कहा, खालिस्तानी कहा, वकील तो अभिमन्यु जी नॉन स्टॉप ना बोलिए भाई, सवाल भी आने दीजिए। गन्ने का अभिमन्यु जी, मिला है अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी लड़ा जाता है। 5.5 करोड़ रुपए का अभिमन्यु जी, अरे भाई आपकी आवाज म्यूट करनी पड़ेगी, आप लगातार बोल रहे हैं। अभिमन्यु जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक ऐसे दल के रूप में उभरी है जिसका जनता से सीधा कनेक्शन है? और जो भीड़ आती है प्रियंका गांधी की रैलियों में, आपने बताया गोरखपुर में 5 लाख की भीड़ थी, क्या ये 5 लाख की भीड़ वोट भी डालेगी कांग्रेस को? ये उम्मीद है आपको? देखिए, जो जनता के बीच में जाएगा, काम करेगा, जनता उसको वोट भी करेगी, उसका साथ भी देगी, जो जनता के साथ खड़ा होगा। जब से समाजवादी पार्टी बनी है, आज इतने वो कमजोर दौर में गुजर रही है, क्योंकि घर में फूट है अखिलेश जी की और शिवपाल जी की।
इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी और योगी जी की नहीं बनती है, इसलिए उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अभी बूथों आप का इनका अपने घर पे सम्मेलन ध्यान होगा। दीजिए। अरे अमित भाई, शाह आप जी अपने को घर पे पश्चिमी ध्यान उत्तर दीजिए। प्रदेश में लगाया आपके गया है। तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी में चले गए, समाजवादी पार्टी में चले गए। दूसरे के घर में झांकने से बेहतर है आप अपने घर को बचाइए। हमारे तो अभिमन्यु जी। ऐसे नेता चले गए हैं जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, लेकिन वो उनके दल में गए, गंगा जी नहा लिए, शुद्धिकरण हो गया, तो वो मान्य है। उन पे भ्रष्टाचार के ही लोग आरोप भी नहीं लगाते हैं। अच्छी बात है, आपने सवाल पूछ लिया। मैं भी इस मन से सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ, भाजपा के प्रवक्ता जी से, कि जो भ्रष्टाचारी लोग थे, जो अपराधी लोग थे, चाहे कांग्रेस में थे, चाहे सपा में थे, चाहे बसपा में थे, चाहे आरएलडी में थे, आज जब वो भाजपा में मान्य बन रहे हैं तो उन पे जो भ्रष्टाचार का आरोप है, जो अपराध का आरोप है, वो क्या हट गया? ये मेरा इनसे सवाल है आदरणीय जी से। जतिन प्रसाद जी पे कौन से आरोप हैं? रीता बहुगुणा जोशी आपकी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष थी, भाजपा में चली गई, उन पे कौन से आरोप थे? रीता बहुगुणा जी के भाई पर आरोप है, जो त्रासदी हुई उत्तराखंड में, उस पे भ्रष्टाचार का आरोप है। ये लोग उन पे श्वेत पत्र जारी करने की बात करते थे। ठीक है। आज कहीं भी कोई सवाल नहीं है, कोई किसी तरीके का प्रश्न नहीं है। जहाँ तक जतिन जी की बात है, ठीक है, आलोक जी के पास चलते हैं। आलोक जी, आपके पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है, योगी आदित्यनाथ की सरकार के कामकाज हैं, योगी आदित्यनाथ का प्रखर हिंदुत्ववादी चेहरा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता रोजगार पर सवाल पूछेगी, कानून व्यवस्था पर चुनाव लड़ा जाएगा, रोजगार पर सवाल होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और कोरोना में कामकाज और किसान, इन सारी चीजों पर वोट डाले जाएंगे। क्या आपको लगता है कि आपके कार्यकर्ता, आपके नेता इन सब बातों को जनता को समझाने में सफल होंगे, कामयाब होंगे? कोई तर्क है आपके पास? तर्क क्या, पूरे जो काम हमने 4.5-5 सालों में किए हैं, बाकायदा योगी जी प्रेस के सामने आए हैं, आप लोगों के साथ बैठे हैं, और एक बाकायदा किस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली, पहले किस तरीके की तस्वीर थी और 4.5-5 सालों में क्या कुछ बदला, वो सामने एक लिखित दस्तावेज के तौर पे आपके सामने है। आपने भी उसे पढ़ा होगा, आपने भी उसे देखा, और तस्वीर साफ साफ दिखाई पड़ी किस तरीके से हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए काम किया है, किस तरीके से अभी शानदार पूर्वांचल तो वो हाईवे पूर्ण भी नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के लोग और अवध के लोग आमतौर पे इग्नोर कर दिए जाते थे, वहां विकास की किरणें नहीं पहुंचती थी, वहां रास्ते नहीं पहुंचते थे। आज हमने ये काम किया है कि जो पूर्वांचल के इलाकों के लोग हैं, अवध के इलाकों के लोग हैं, उनको राजधानी लखनऊ से जोड़ा है और राजधानी दिल्ली से जोड़ा है। इसी तरीके से बुंदेलखंड को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बुंदेलखंड में क्या होता था समाजवादी पार्टी के शासन में, बहुत पीछे हम नहीं जाना चाहते। अभी कुछ समय पहले ही, 4.5 साल पहले ही एक गायत्री हुआ करते थे, आप अच्छी तरीके से जानते थे, गरीबी रेखा के नीचे हुआ करते थे, समाजवादी साया उनके ऊपर पड़ा, तो जो गरीबी रेखा के नीचे व्यक्ति था वो लाखों करोड़ का मालिक बन गया, और साथ ही मंत्री सदन में बलात्कार करता रहा। ये समाजवादी पार्टी का आदर्श शासन था कि मंत्री निवासों में बलात्कार की साजिश रची जाती थी, खुद मंत्री के ऊपर आरोप लगता था। इस तरीके से बुंदेलखंड को खनन का अड्डा बनाया गया था, किस तरीके से लाखों लोग, हजारों लोग करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए उस इलाके से। ये इनकी सरकार की शानदार तस्वीर थी, और हम क्या देते हैं? जवाब देते हैं मनोज जी। ठीक है, एक सेकंड संजीव मैं रोकना चाहूंगा। एक सवाल मेरा छोटा सा यहाँ आलोक जी से। आलोक जी, आप समाजवादी पार्टी के दौर था उसमें जिस तरह की चीजें थी उस पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल, क्योंकि देखिए जो स्थिति कृषि कानूनों को लेकर थी, कृषि कानून वापस लेने पड़े, ठीक है, हम स्वागत करते हैं। लखीमपुर हिंसा मामला अब उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी ज्यादा असर डाल रहा है, तो क्या ये नहीं माना जाना चाहिए या ये मांग नहीं की जानी चाहिए कि भाई अब गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा फिलहाल नैतिक आधार पर लिया जाए, ताकि जो संदेश है वो गलत ना जाए? भाई मैंने अगर कोई गुनाह किया, मेरे ऊपर आप कोई आरोप लगाते हैं जी, तो मेरे पिताजी को सजा क्यों आप देना चाहते हैं जनाब? नहीं, गुनाह मैंने किया है, नहीं, सजा दीजिए। नहीं, ठीक है, लेकिन देखिए संदेश तो गलत जाएगा ना सर। 2 मिनट में किसानों को सबक सिखाने की बात टहनी ने की थी। बात समझिए, लखीमपुर मामले में किसानों को इलाज करने की बात भी तो की थी। कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करेगा, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसका एक सिस्टम है, वो हम आम सजा उसको नहीं दे सकते, किसी को भी नहीं दे सकते। मुझे लगता है कानून अपना काम कर रहा है, और जिस तरीके से अदालत कह भी रही है, अगर कहीं आशंका भी है अदालत को, तो सरकार उसके हिसाब से भी काम कर रही है।
एक अलग इसी से कमेटी जुड़ा की भी सवाल बात अगर उन्होंने आलोक की जी तो से सरकार ने आलोक और भी जी काम किया। आलोक पहली जी चीज- इसी दूसरी से चीज जुड़ा ये सवाल है। आपने तो कल यदि मोदी मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाता है अजय मिश्रा टैनी को, तो आप इसी स्टंट पे कायम रहेंगे जो बात आज आप कह रहे हैं? भाई मेरा मेरा निजी वक्तव्य है और मुझे लगता है आप भी इस बात से सहमत होंगे कि कानून को अपने हिसाब से काम करना चाहिए। कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, चाहे लखीमपुर का मामला हो, किसी और इलाके का मामला हो, किसी और समय का मामला हो। जरा याद कीजिए ना, जरा याद कीजिए कि मथुरा में क्या हुआ था। मथुरा में जवाहर बाग कांड में कौन रामवृक्ष यादव था। रामवृक्ष यादव के पीछे कौन लोग थे, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या सैफई खानदान के लोग रामवृक्ष यादव के पीछे नहीं थे? और किस तरीके से 29 लोगों की मौत हुई थी, 29 लोगों की मौत हुई थी जवाहर बाग। ठीक है, जवाब लेते हैं मनोज जी। मनोज जी कभी इस पर भी देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो भी कितना भी बड़ा सा बड़ा जवाब लेते हैं मनोज जी हैं कानून के शिकंजे में आएगा। कोई भी अपराधी हो, अगर गुनहगार है तो कानून के शिकंजे में एक आएगा। बात तो है, कोई भी माफिया पिछले हो, 4.5 तो साल भीतर की जाएगा। सरकार में, ठीक है आलोक जी, मनोज जी, पिछले 4.5 साल की योगी सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में एक भी घोटाला सामने नहीं आया, ये बात तो साफ है बिल्कुल। एक भी दंगा सामने नहीं आया जनाब। कौन सा भ्रष्टाचार नहीं हुआ, किस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो इनके आरोप लगाने कुछ घोटाले के भी आरोप लग रहे हैं। नमक घोटाला, पशुओं को मिलने वाला चारा घोटाला, वेंटिलेटर घोटाला, एक घोटाले हैं, घोटाला, तो नहीं बात कितने ट्रांसफर घोटाले निकलेंगे? आपने अपने स्वास्थ्य मंत्री का ट्रांसफर कराया था, सिद्धार्थनाथ सिंह का सीएमओ का ट्रांसफर करा रहे थे। आलोक जी प्लीज बात आने दीजिए उनकी, आप अपने टर्न पे बोलिए। कहते हैं जो गायत्री प्रजापति किया करते थे उत्तर प्रदेश में, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से संरक्षण उनको मिला करता था। विपक्ष की बात तो आने दीजिए आलोक जी। मनोज जी कंटिन्यू। संजीव जी सिंपल सी बात कहूंगा, और मुझे थोड़ा घुमाना आता नहीं, मैं उस पार्टी से हूँ भी नहीं जहाँ लच्छेदार भाषण और लच्छेदार बातें होती हूँ, जुमला टाइप फेंकू वाली, वो हमारे यहाँ नहीं होती। मैं कहता हूँ अगर गायत्री प्रजापति भ्रष्टाचारी थे तो वो किस पे उनको जेल हुई है, यही सभी लोग। चलिए ठीक है संजीव, वक्त के यहाँ पर खत्म हो रहा है और बार बार मुझे कमांड भी आ रही है कि प्रोग्राम को एंड करना होगा। फिलहाल मैं सभी सिंपल सी एक लाइन कह दे रहा हूँ जी, बीजेपी के लोगों से, एक लाइन में, आप जितना मर्जी झूठ बोल लो, जनता ने ये जान लिया कि जब अपराधी को जिसपे 120 भी 302 का मुकदमा है, गृह मंत्री अगर बगल में लेके बैठेगा तो देश की किसी भी स्टेट की पुलिस की हिम्मत नहीं कि उसको गिरफ्तार कर ले। चलिए ठीक है, फिलहाल इस डिबेट को यहीं एंड करना पड़ेगा, वक्त की मेरे पास कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आलोक वर्मा आपका बहुत शुक्रिया, मनोज यादव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अभिमन्यु त्यागी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर संजीव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। दरअसल कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद बीजेपी को थोड़ी राहत की उम्मीद जरूर थी, और ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि आंदोलन के पीछे जो सियासत उस पर भी ब्रेक लगेगी, लेकिन किसानों के रुख ने फिलहाल, राकेश टिकैत लखनऊ में है और अजय मिश्रा टेनी, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग कर रहे। लखीमपुर हिंसा का मामला है और एमएसपी की गारंटी कानून का मामला को लेकर अब आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति तैयार हो रही है, और इससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव की सियासत भी और इसकी इक्वेशन भी बदलती नजर आ रही है। फिलहाल यहां इतना ही, नमस्कार।